सभी मित्रों को नमस्कार। इससे पहले हम लोग यह मेंस ओरिएंटेड श्रृंखला चला रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने लगभग 2-3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है और अब हम एक नया टॉपिक्स को अगले को पढ़ने वाले हैं। हाँ, और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्यायिक प्रणाली की मुख्य ढांचा एवं संवैधानिक प्रावधान। इससे पहले मैंने पढ़ाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जो भी न्यायपालिका से क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि सबसे पहले जब क्वेश्चन को समझ लेंगे तभी आप आगे की बातों को समझ पाएंगे। और पढ़ना किस लिए है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो आप पर मेंस के, तो ये सभी हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखे थे, तो वो आपको जरूर देखना है इससे पहले वाले लेक्चर के। और इस लेक्चर में अब हम लोग न्यायपालिका के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्या है न्यायपालिका और फिर यहाँ से न्यायपालिका के कार्य क्या है। लेकिन उससे पहले आपको एक मैंने सिलेबस भी दिखा दिया था कल, ध्यान रखिएगा। तो आपको पढ़ना था भारतीय न्यायपालिका के कार्य। एक बार और सिलेबस जल्दी से आप देख लीजिए जिससे कि आपको और स्पष्टीकरण हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपकी न्यायपालिका के संदर्भ में कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य। इस संरचना, संगठन और कार्य, इन्हीं चीजों को हम पढ़ते हुए फिर इसकी चुनौतियों को आज देखेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं कि इसके कार्य वगैरह क्या या संरचना कैसी है। देखिए, भारतीय न्यायपालिका, और आगे हम तुलना भी करेंगे भारतीय न्यायपालिका की अमेरिकी न्यायपालिका से तुलना और ब्रिटेन की न्यायपालिका से तुलना। एक क्वेश्चन भी आया था जो कि मैंने कल बताया था कि यूके की न्यायपालिका और भारत की न्यायपालिका अपसरणीय और अभिसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। अपसरण और अभिसरण के मुख्य बिंदु को आलोकित कीजिए, ऐसा पूछा था। अब देखो, यहाँ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे पहली बात यह है कि न्यायालय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। न्यायालय क्यों, न्यायालय क्या। तो शुरुआत में देखो क्या हुआ कि न्यायालय क्यों और क्या के क्वेश्चन को हम देखें। देखिए, व्यक्ति के को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय की स्थापना हुई। न्याय प्रदान करना, अब न्याय प्रदान क्या होता है। देखो, व्यक्ति के जीवन में एक तो राज्य हस्तक्षेप ना करे और दूसरा कोई अन्य व्यक्ति या अन्य नागरिक ये हस्तक्षेप ना करे, इससे बचाना। यदि कोई करता है हस्तक्षेप, या तो राज्य की कोई नीति करती है, राज्य का कोई अधिकारी करता है, या कोई सामान्य नागरिक करता है, तो उससे सुरक्षा प्रदान करना न्याय का काम है। और इसलिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ये नैसर्गिक मूल अवधारणा है न्यायपालिका की। भारत में न्यायपालिका के यही भारतीय न्यायपालिका भी करती है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों और उसके राज्य जो भी उसके लिए विधि बना रहा है उनसे संरक्षा करता है। अब यह तीन हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है, इसके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ न्यायपालिका को 3 चरणों में बनाया गया है। यानी कि हमारे यहाँ एक तो सबसे ऊपर है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। फिर उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे अधीनस्थ कोर्ट है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर जो है वो उच्च न्यायालय है। सबसे ऊपर होने का मतलब क्या है कि सबसे ऊपर होने का मतलब ये कि इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यानी कि अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ये सुप्रीम कोर्ट इसे कहा जाता है। सुप्रीम शब्द या सर्वोच्च शब्द ही ये दिखाता है ये सबसे ऊपर है। तो इसके फैसले सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, ठीक है। और ये देश में एक ही है, अभी इसकी ब्रांच दिल्ली में है, ठीक है। और भी ब्रांच बनाने की बात हो रही है कि कई जगह पर बनाया जाए, उसकी चर्चा हम थोड़ी सी बाद में करेंगे। तो मैंने क्या बताया, सर्वोच्च न्यायालय है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि कोई आज मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में है तो उसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जा सकता है। तो वो जिसमें चाहे तो उसमें पहुंचा सकता है, यानी कि तबादला कर सकता है। कौन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। जैसे कि एक मुकदमा है जो जबलपुर उच्च न्यायालय के पास या इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास चल रहा है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली कहेगा नहीं, आप रहने दीजिए, इधर लाइए वो। तो ये भी कर सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ तो हुआ था न्यायाधीश के तबादले की बात, यहाँ मुकदमे का भी तबादला कर सकता है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, उसे जबलपुर हाई कोर्ट के लिए भी भिजवा सकता है। एमपी में जबलपुर हाई कोर्ट है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं।
तो ये हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है कि इसकी संरचना क्या होगी, इसके कार्य क्या होंगे, इसके संगठन क्या होंगे। तो इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण इन अनुच्छेदों में उल्लेख है। इन अनुच्छेद की बात परिचर्चा भी हम करेंगे। देखिए ये वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124 से लेकर के लिखे हुए हैं, इनको भी हम अभी देखेंगे। तो अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सभी अदालतों को मान्य होती है, यानी कि ये सबसे उच्च है। फिर इसके नीचे क्या है कि उच्च न्यायालय है। क्या है? उच्च न्यायालय है। ध्यान रखिएगा, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। निचली अदालत यानी कि इस उच्च न्यायालय के ये जिले के स्तर पर होते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर होते हैं, और ये जिला अदालत जिले के स्तर पर होते हैं। ठीक है। कई राज्यों में ज्वाइंट रूप से भी होते हैं, यानी कि 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है। कई राज्यों में एक के लिए एक भी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट है। तो इस तरह है। तो नीचे मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी ये भी कर सकते हैं। ये भी मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का मतलब ये हुआ मित्रों, यहाँ पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तभी मैं इसलिए ऐसा डायरेक्ट स्टार्ट किया हूँ कि मौलिक अधिकार यानी कि आपके मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। यानी कि चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे तो उच्च न्यायालय, दोनों जगह जा सकते हैं मौलिक अधिकार के लिए। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जिला अदालत नहीं जा सकते? जी हाँ, नहीं जा सकते। आगे चलते हैं। आगे देखिए कि राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है, कि जो भी उस राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत कोई बात है तो उसको निपटा सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण ये कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। जो इसके नीचे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मान के चलते हैं जो जबलपुर हाई कोर्ट है, तो अन्य जो मध्य प्रदेश के जो जिला न्यायालय हैं उनका वो निरीक्षण कर सकता है और पर्यवेक्षण कर सकता है। अब जिला अदालत क्या होती है? तो जिला अदालत में दायर मुकदमे की सुनवाई करता है जिला अदालत। ठीक है। निचली अदालतों के फैसले पर भी की गई अपील की सुनवाई करता है, चूंकि जिला न्यायालय के अंतर्गत भी अधीनस्थ अदालतें होती हैं। ध्यान रखिए। गंभीर किस्म के आपराधिक मामले पर फैसला देता है। कौन देता है? जिला अदालत। ध्यान रखिएगा। इसके नीचे अधीनस्थ अदालतें फौजदारी अदालत दीवानी मुकदमों पर विचार करती है। तो फौजदारी और दीवानी, ये जो अधीनस्थ अदालतें होती हैं फौजदारी और दीवानी दोनों ही मुकदमों पर विचार करती हैं। तो ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों ने देखा यहाँ। अब देखो, आपने देखा कि ये इस प्रकार से हमारी न्यायिक प्रणाली है। मैंने सामान्य रूप से बनाया। आपको पेपर में कभी बनाना है तो इस टाइप का आपको डायग्राम बनाना है, और ये आपको तीनों का नाम लिखना है कि यहाँ लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ लिखेंगे उच्च न्यायालय, यहाँ लिखेंगे उच्चतम न्यायालय, यहाँ लिखेंगे उच्च न्यायालय, और यहाँ लिखेंगे अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय की बात करेंगे। तो इस टाइप से आपको ये लिखना है। ये आप लिखेंगे तो आपके लिए होगा। अब महत्वपूर्ण ध्यान दूसरी याद करने योग्य है, यानी कि पहला मेंस में मेंस में क्या लिखने के लिए आपको डायग्राम चाहिए, तो आपको ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये डायग्राम बनाएंगे आपको अपेक्षा नंबर ठीक मिलेंगे। तो ये डायग्राम बनाना है। दूसरा, आपको ये अनुच्छेद याद रखने हैं कुछ कुछ। हम यहां मेंस को लेकर के चल रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स की बातें हम यहां कम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मेंस के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बातें कर रहे हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, तो आपके में यही लिखा हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तो अनुच्छेद 124 का अनुच्छेद याद रखेंगे आप, किसमें गठन के बारे में है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का क्या वेतन होगा उसके बारे में है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में बात है ना। उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है, इस टाइप से है। 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत है। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन यानी कि समीक्षा की बात है, तो अनुच्छेद 137 आप ध्यान रखेंगे, है ना, कि निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन करना, यानी कि जो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी समीक्षा करना। लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यायिक समीक्षा ऐसा शब्द प्रयोग नहीं है संविधान में, ये मैं अभी बता रहा हूँ। ये प्रीलिम्स के लिए है, लेकिन ठीक है।
ध्यान रखिए। तो 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून की सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है वो सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, ये बात ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 142 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहता है पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे, इसको ध्यान रखना। आप अनुच्छेद 137 याद रख सकते हैं, 124 याद रख सकते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो चाहे तो उच्चतम न्यायालय से किसी बात पर परामर्श ले सकता है, और न्यायालय भी परामर्श सामान्यतः देगा, अनिवार्य नहीं है कि देगा ही, लेकिन देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने गठन के बारे में देखा, किस अनुच्छेद के तहत हुआ। आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को केवल याद रखना है। मैं कहूँगा कि नोट्स भी इसके आप 100 बनाइएगा। इसके आप एक ये डायग्राम बना लीजिए, तीनों का नाम लिख लीजिए, 1-2 अनुच्छेद इसमें से जो मैंने महत्वपूर्ण बताए वो लिख लीजिए, बस हो गया आपका काम। इससे ज़्यादा चीज़ें आपको मेंस के लिए याद नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा याद रखेंगे तो कन्फ्यूज होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। वस्तुतः कार्य या क्षेत्राधिकार, चूंकि लिखा हुआ था कि उच्चतम न्यायालय के कार्य क्या हैं, तो कार्य क्या क्या करता है ये महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय कार्य। देखिए, इसके कुछ कार्य मूल या अनन्य कार्य होते हैं, क्षेत्राधिकार होते हैं, या मूल क्षेत्राधिकार बोले या फिर आप आरंभिक क्षेत्राधिकार बोले, यानी कि इस पर इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है वो। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए प्रीलिम्स में। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है, मूल कार्य क्या है, तो आपको इन्हीं में से बताना होगा। ध्यान रखिए, तो वही मैं पढ़ा रहा हूं। प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी आपको सर्वोच्च न्यायालय के कार्य का उल्लेख करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। सबसे बड़ा बात है कि संघीय विवाद को निपटाना। संघीय विवाद का मतलब होता है केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो होती है, इन दोनों को ही हम संघवाद कहते हैं, कि जहां केंद्र हो और राज्य हो, ऐसी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था हो जहां केंद्र और राज्य दोनों समेकित रूप से दोनों हो, और दोनों के पास शक्तियां हो, अपने अपने क्षेत्राधिकार हो और कार्य करते हो। तो इन दोनों के बीच स्वाभाविक है कि भाई दो लोग होंगे, दो संस्थाएं होंगी, दो अलग केंद्र और राज्य सरकार होगी, तो विवाद इनके मध्य में उत्पन्न होगा, तो इनको निपटाना। तो केंद्र राज्य के मध्य का विवाद निपटाना, एक राज्य और दूसरे राज्य का, जैसे कि मोदी जी और केजरीवाल का विवाद हो जाता है तो ये निपटाता है। ठीक है, ऐसे ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मान लीजिए विवाद हो जाए तो ये भी ये निपटाएगा, यानी कि संघीय व्यवस्था से संबंधित जो भी विवाद हैं उनको निपटाना। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। तो केंद्र और राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच, एक तरफ केंद्र कुछ राज्य, दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य, इस टाइप से बात है। कुल मिलाकर के केंद्र राज्य या राज्य इत्यादि ऐसी। इसमें से किसी कानून की सार्थकता पर उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न या कानून से संबंधित सारमान प्रश्न शामिल होंगे। मान लीजिए 7वीं अनुसूची के बारे में आप लोग जानते होंगे। 7वीं अनुसूची में कोई विषय आया और उसमें केंद्र कह रहा है नहीं, इस पर कानून मेरा बनाने का अधिकार है, राज्य कह रहा है मेरा है, तो इस पर निर्णय कौन देगा? तो इस ऐसे में किसका वह विषय वास्तव में है, इसकी व्याख्या कौन करेगा, कौन बताएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ध्यान रखिएगा, तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। और आगे इसमें देखें, राजनीतिक प्रकृति के प्रश्न को इससे बाहर रखा गया है, यानी कि राजनीतिक प्रकृति के प्रश्नों का नहीं, संवैधानिक या विधि से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन पर ये विचार करेगा न्यायालय और विवाद समाधान करेगा। ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्राधिकार, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जहां क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है, तो ये बहुत ध्यान से रखना है कि देखो कुछ मामलों में तो क्षेत्राधिकार है लेकिन कुछ मामलों में नहीं है। ध्यान रखिएगा, चुनाव विवाद के मामले में ये क्या करेगा? क्षेत्राधिकार, यानी कि चुनाव विवाद हो गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में, तब तो इसका क्या है? मूल क्षेत्राधिकार है। तो अपने 2-3 पॉइंट यहाँ नोट्स में शॉर्ट बना लेने हैं, और कैसे नोट्स में बना लेना है आप ऐसे लिख लीजिएगा। मूल क्षेत्राधिकार में एक तो केंद्र राज्य विवाद,
ऐसा बना लीजिएगा नोट्स। ठीक है, एक आप लिख लीजिएगा इसमें संघीय विवाद। वैसे संघीय विवाद और केंद्र राज्य विवाद एक ही हो गया है ना। चुनाव विवाद जैसे कि राष्ट्रपति का कर लीजिएगा। ठीक है ना। विधि से संबंधित विवाद, विधि या कानून, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा 7वीं अनुसूची। ऐसे ही आपको पेपर में डायग्राम बना करके इनका अनुप्रयोग करना है कि संघीय विवाद आप पहला बनाइएगा, संघीय विवाद, फिर चुनाव से संबंधित जो है या विधि या कानून से संबंधित है, तो ये इसके क्या है, मूल क्षेत्राधिकार हैं। अब देखो ये तो देख रही है आपने, प्रीलिम्स में भी बहुत काम का है कि मूल क्षेत्राधिकार क्या है। आपसे कहेगा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, मूल क्षेत्राधिकार क्या है। बस इसके साथ ये को और आपके साथ डाल देगा नदी जल विवाद, और यही नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है, तो 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है, नदी जल विवाद। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो तो कौन से ऐसे मामले हैं जो कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं या उनमें केंद्र राज्य में विवाद हो जाता है, उन मामलों में तो सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय उसका समाधान नहीं करेगा। ऐसे कौन से विषय हैं ये आपको याद रखना है। मेंस में भी ये काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा। जैसे अंतरराज्यीय जल विवाद हो गया, जैसे नदी का, जैसे एक नदी है मान लीजिए, उस नदी का एक कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है मान लीजिए, कुछ हिस्सा उसका आंध्र प्रदेश में है मान लीजिए, तो इसका जल से संबंधित कोई विवाद हो गया कि भाई कितना जल कौन सी नदी के लिए है, तो ये यहाँ नहीं जाएगा। यानी कि जो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद होते हैं वो यहाँ नहीं जाएंगे। दूसरा, वित्त आयोग के संदर्भ में कि वित्त आयोग ने जो फैसला दिया है और आप सोचो नहीं, किसी राज्य को लगे नहीं ये तो वित्त आयोग गलत कर रहा है, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग ये सब कार्य करता है, ठीक है ना, तो वित्त आयोग का गठन होता है, तो वित्त आयोग के जो मामले होंगे उसके तहत भी आप नहीं जाओगे। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले में, वित्त आयोग के मामले में आप नहीं जाओगे। 2 मामले आपको मालूम चल गए। तीसरा मालूम आपको बताते हैं, केंद्र और राज्य के बीच व्यय का समायोजन, कि कैसे व्यय कर रहे हैं, कितना खर्च, क्या कैसा, इस मामले में भी नहीं जाओगे। वाणिज्यिक प्रकृति वाले साधारण विवाद यदि हैं कोई, उनके मामले में भी नहीं जाओगे। संविधान पूर्व की जो संधियां हुई हैं, यानी कि संविधान बनने से पूर्व या समझौते से कोई उत्पन्न विवाद हो जाता है, तो संविधान पूर्व जो विधियां हैं उनके मामले में भी नहीं जाओगे। और क्या है कि कोई भी संधि या समझौता जो विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार उस तक नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई ऐसा संधि है या समझौता है जो उल्लेख ही करता है भाई कि इस मामले में न्यायालय के पास नहीं जाना है, तो उस मामले में भी नहीं जाओगे। ध्यान रखिएगा। तो आपको एक नोट्स बना लेना है, इसको एक नोट्स बनाना है और कैसे लिखना है इन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को इस टाइप से बना लेना है कि कौन से मूल क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है, और कौन से मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, ऐसी बना लीजिए, नहीं है। अब आप यहां लिखिए पॉइंट को, तो ऐसे नोट्स बना करके आपको ये बातें लिखनी है। यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर आप दिक्कत करेंगे। मैं इस नोट से इसलिए पढ़ा रहा हूँ चूंकि मैं पढ़ा शीघ्रता में सकूँ आपको, और जो भी महत्वपूर्ण है मेंस के लिए उन बातों को, ये थोड़ी सी मेंस के लिए जरूरी बातें हैं कि आखिरकार करता क्या है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय करता क्या है, तो केंद्र राज्य के विवादों को निपटाता है, संघीय व्यवस्था से संबंधित विवादों को निपटाता है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक प्रकृति या विधि या कानून में कोई होता है, जैसे अभी हाल ही में चुनावी जो बॉन्ड संबंधी जो योजना लागू हुई थी उसको असंवैधानिक करार दे दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। यदि आपने 2-3 दिन पहले की न्यूज देखी हो तो इसके संदर्भ में कहा, चूंकि ये विधि सम्मत एक प्रश्न है, तो ये किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बात हो रही है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। अब एक होता है रिट क्षेत्राधिकार, रिट जारी करते हैं। रिट किसके संदर्भ में करते हैं, देखो, निर्देश या रिट जारी करना, अनुच्छेद 32 के तहत ये लोग रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार की रिटें होती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार वृक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये क्यों करता है कि देखिए, यदि जनतंत्र के यानी कि हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन या तो राज्य करे यानी कि स्टेट या फिर कोई जनता करे, तो इनके प्रति या कोई ऐसा है तो आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए ये न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है।
कि जिससे कि आपके अधिकारों की सुरक्षा हो सके, ठीक है ना, इसलिए ये रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है, उत्प्रेषण क्या है, जो भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त हो उन सभी को। उच्च न्यायालय को भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, यानी कि केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, हाई कोर्ट भी इसके लिए कर सकता है। यानी कि मूल अधिकारों के लिए रिट जारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकती है। क्या क्या? दोनों कर सकती है रिट जारी मूल अधिकारों के संबंध में, ध्यान रखिएगा। और आपके मूल अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप दोनों जगह जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग कि यहां और आगे है कि उच्च न्यायालय को भी मूल अधिकार हो गया। यह उच्चतम न्यायालय का मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार है, क्योंकि नागरिक सीधे उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, तो ये भी मूल क्षेत्राधिकार आप मान सकते हैं, यानी कि रिट जारी करना भी मूल क्षेत्राधिकार है, ध्यान रखिए। संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय को अन्य उद्देश्यों, ठीक है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा निर्देश या आदेश दे सकता है कि भाई इसके संबंध में भी आप रिट जारी करिए। यानी कि जैसे अभी तो केवल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में दे रहा है, लेकिन यदि संसद चाहे तो कह सकती है उच्चतम न्यायालय से कि भाई आप इन मामलों में भी जारी करिए रिट, तो वो भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये उसके क्या है, मूल क्षेत्राधिकार हैं, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अपील की सर्वोच्च अदालत है। चूंकि अपील ये क्षेत्राधिकार की बात कर लेते हैं, तो एक तो देखो आपसे यदि पूछे कभी पेपर में कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य ये पूछ लिया आपसे, तो आप इसको इसी पर तरीके से वर्गीकरण करके लिख सकते हैं, मूल क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार या अपील संबंधी क्षेत्राधिकार, और दो दो तीन तीन पॉइंट लिख दीजिए, कितना अच्छा रहेगा। ऐसा पीसीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में तो पूछा भी नहीं जाता है ऐसा, लेकिन ये सभी चीजें आपको अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि परोक्ष रूप से कार्य करेंगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये सब पढ़ना मेंस के लिए जरूरी है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्या अपील के मामले में इनको अधिकार हैं या कैसा ये अपील कर सुनता है, वो देख लेते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करना होता है कि मामले से में कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिनके लिए संविधान की व्याख्या करना आवश्यक है। तो एक तो संविधानिक मामले में कोई अपील दायर करता है भाई कि इसमें कोई क्वेश्चन है कि जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उस चीज की जांच करना, ठीक है। कि जैसे कि किसी को लगता है कि ये जो कानून बना है, ठीक है, ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहा है, तो ये जांच कौन करेगा, परीक्षण कौन करेगा? तो ये संवैधानिक मामलों में अपील, जैसे किसी ने संविधान से संबंधित, चूंकि अनुच्छेद 19 क्या है, संवैधानिक अनुच्छेद है, ठीक है, इसके मामले में कानून या विधि की व्याख्या करने की जो बात आएगी वो संवैधानिक मामलों से संबंधित अपील होगी, तो उसके बारे में ये बात सुनेगा। तो एक संवैधानिक मामलों में हो गया। दूसरा, दीवानी मामले या सिविल मामले। देखो, दीवानी मामले और आपराधिक मामले क्या होते हैं, मैं एक बार यहां बता दे रहा हूं, प्रीलिम्स की बात है लेकिन ठीक है, मेंस में भी आप समझ ही लीजिए। आपराधिक और दीवानी में इतना सा हिस्सा है कि जैसे आपका जमीन विवाद हुआ और केवल मुंह से बोल करके जमीन विवाद हो गया कि भाई ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, ऐसा वैसा, तो ये सामान्यतः दीवानी मामला हुआ, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, जमीन के विवाद में मारपीट की, हिंसा की, तो जैसे ही मारपीट या हिंसा होती है तो वो एक आपराधिक मामला हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपराधिक और दीवानी को आप ऐसे रख सकते हैं, दीवानी को ही सिविल कहते हैं, आपराधिक को ही फौजदारी कहते हैं। तो बार बार ये बात भी ध्यान रखिएगा, कहीं सिविल और फौजदारी रहेगा, कहीं दीवानी और फौजदारी रहेगा, कहीं सिविल और आपराधिक रहेगा। तो स्पष्ट रखिए इस बात को कि जहां मारपीट कुटाई पिटाई की बात हो वो आपराधिक है, और जहां बिना कुटाई पिटाई की बात हो, सामान्य ऐसे ही बातचीत से ही विवाद उत्पन्न हो, तो उसे दीवानी कहेंगे। तो इस प्रकार से यानी कि मारपीट और बिना मारपीट वाले दोनों ही मामले ये देखता है, ध्यान रखिएगा। ये सामान्य तरीका है समझाने के, इसलिए ऐसे बोला। उच्च न्यायालय को प्रमाणित करना होता है कि मामले में व्यापक महत्व के कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और
इस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो ये उच्च न्यायालय ये निर्णय करता है कि भाई ये बहुत व्यापक बात है और ये संबंधित कानून में एक व्यापक महत्व का है और इसलिए ये बात सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा। तो ऐसा हो गया, तो ये दीवानी हो गई। ऐसी आपराधिक यदि उच्च न्यायालय ने, कोई भी उच्च न्यायालय है जैसे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हुआ, तो इस प्रकार से जो ये हाई कोर्ट है ये कहेगा, यदि आपराधिक मामलों को और देख रहे हैं हम लोग, कि कहेगा कि अपील में किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के लिए आदेश को उलट दिया हो, ठीक है। उच्च न्यायालय ने, जैसे उच्च न्यायालय है उसने क्या किया कि किसी आरोपी को बरी करने के लिए आदेश को उलट दिया हो और उसे मृत्यु की सजा सुनाई हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले वो जिला न्यायालय गया, जिला न्यायालय में कहा कि भाई तुमने कोई दोष नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन जो व्यक्ति ने केस किया था उसने फिर क्या किया कि इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय चला गया। उच्च न्यायालय ने केस परीक्षण किया और देखा कि गलती है सच में, तो इसने मृत्युदंड का निर्देश दिया कि भाई इसको अब मृत्युदंड दे दीजिए क्योंकि इसकी गलती है। अब ये बात, अब ऐसा कर देगा तब ये बात उच्चतम न्यायालय जाने की होगी, क्योंकि जिला न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय ने पलट दिया है। जिला न्यायालय ने कहा ये व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन इसने कहा ये दोषी है और मृत्यु की सजा दे दिया, तो ऐसा मामला सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। अपने क्षेत्राधिकार के किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास सुनवाई के लिए मंगवा लिया है और आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तथा उसे मृत्यु की सजा सुनाई जाती है, तो यानी कि नीचे के उससे अदालत से, जैसे मैंने बताया जिला अदालत से उच्च न्यायालय ने एक मामला मंगवा लिया, तो फिर उस मामले में यदि इसने मृत्युदंड की सजा दे दी तो ये बात भाई निश्चित करेगा, चूंकि एक हो सकता है ये उच्च न्यायालय जिसने मनवाया वो कोई रिश्तेदार बैठा हो उसका, तो यहाँ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए ये ऐसे मुद्दों को भी मंगवाता है जो आपराधिक, इस टाइप के आपराधिक प्रकृति के मामले हों। ध्यान रखिए, प्रमाणित किया है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने के लिए उपयुक्त है। नोट, बाद में संसद ने इस क्षेत्राधिकार को बढ़ाते हुए इसके तहत न केवल मृत्यु की सजा को बल्कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा को भी शामिल कर दिया है। यानी कि अब यदि किसी को 10 वर्ष की सजा होती है या आजीवन की सजा होती है तो ऐसा आपराधिक मामला भी सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हर मारपीट वाला मामला सर्वोच्च न्यायालय जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पहले अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय में जाता है, फिर उच्च न्यायालय में जाता है और उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा पलट दिया हो मामला या किस्सा दिया, मतलब वैसा ही रहा हो, तब ऐसा है। हालांकि ऐसा भी होता है कि आप दोनों न्यायालय ने कर दिया और आप दोनों न्यायालय से संतुष्ट नहीं है, जिला न्यायालय से भी और आप है ना हाई कोर्ट से भी सहमत नहीं है, तो आप फिर लास्ट में आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। लेकिन ये मामला एक अलग प्रकार का हुआ, ध्यान रखिए, भिन्न ही प्रकार का हुआ। तो ये हमने यहां देखा कि क्या, अब देखो, विशेष अनुमति के द्वारा अपील, उच्चतम न्यायालय के पास किसी न्यायालय जैसे सशस्त्र बल न्यायालय को छोड़ करके या अधिकरण के निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देखा, यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है या अत्यधिक व्यापक शक्ति से संबंधित होता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय पे केवल सशस्त्र बल को छोड़ करके आप अधिकरण के मामला हो या किसी अन्य का मामला हो, तो उसके जैसे आपको अधिकरण ने कुछ कहा और आपको वो पसंद बात नहीं आई, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखिए, इस प्रकार की बात कह रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा कि क्या कार्य करता है। तो ये हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण कार्य देखे। आगे अन्य भी सलाहकार क्षेत्राधिकार भी होते हैं, जैसे कि सलाहकार क्षेत्राधिकारी है कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए मामले में कानून के किसी प्रश्न या लोक महत्व के किसी तथ्य से संबंधित जो बात है, तो कानून की व्याख्या यानी कि कुछ पूछा गया हो तो उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकता है और सलाह देने से इनकार भी कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति कोई कानून से संबंधित कोई या व्यापक महत्व का कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है सर्वोच्च न्यायालय से, तो वो भी उसे बताना होता है, लेकिन मना भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अनिवार्य नहीं। संविधान को लागू होने से पूर्व किसी संधि हो, करार हो, प्रसंविदा हो, वंचन पत्र हो या अन्य ऐसे ही समान मामलों में उत्पन्न कोई विवाद से उच्चतम न्यायालय के लिए सलाह लेना अनिवार्य है। यानी कि इस टाइप का यदि कोई विवाद है तब ये सलाह लेना अनिवार्य है। ऐसा विवाद कोई हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय से सलाह लेनी चाहिए। ध्यान रखिए।
दोनों ही मामलों में सलाह गैर बाध्यकारी है, ध्यान रखिए ये कह रहा है। यानी कि सलाह देखो ऐसे मामले में जो संधि इत्यादि से संबंधित हो, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना तो अनिवार्य है, लेकिन सलाह मानना अनिवार्य नहीं है सरकार के लिए, राष्ट्रपति के लिए, कि न्यायालय ने जो सलाह दिया वो माने ही, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अन्य क्षेत्राधिकार भी होते हैं। एक अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार होता है और एक न्यायिक समीक्षा के रूप में होता है। एक पुनरीक्षण या संशोधन का क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि ये कार्य भी ये करता है। जैसे कि इसको देख लेते हैं शॉर्ट में कि अभिलेख न्यायालय के रूप में हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि यही चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जो मैं यहां बता रहा हूं, बाकी तो सब कुछ आपको पढ़ा ही देगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कृत्य को अभिलेख के रूप में रखा जाता है। देखो कहा गया है कि जो कोई बड़ा व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो वो बहुत बड़ी कहता है, उसको सुरक्षित करके रखना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, और ये इसलिए रखा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, उन्हीं निर्णयों के आधार पर अन्य न्यायालय कार्य करते हैं, आगे के निर्णय दिए जाते हैं, ध्यान रखिए। तो इसके जो रिकॉर्ड होते हैं उन्हें सुरक्षित करके रखा जाता है। तो ध्यान रखिए ये क्या हुआ, अभिलेख न्यायालय के रूप में। आगे इन अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और इन्हें कानूनी मसलों तथा कानूनी संदर्भों के रूप में मान्यता दी जाती है कि एक कानून है एक प्रकार के इनके कि न्यायालय से संबंधित क्या है। इसे न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। न्यायालय की अवमानना का मतलब यह है कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कुछ आदेश दिया, ठीक है, और वो उसकी बात को नहीं मान रहा है, ठीक है, या फिर न्यायालय की अतार्किक आलोचना कर रहा है, तो इस मामले में न्यायिक अवमानना के मामले में वो उसे दंड भी दे सकता है न्यायालय। यानी कि न्यायालय की बात नहीं मानोगे तो वो दंड भी दे सकता है। 6 महीने तक के साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों दे सकता है, यानी कि आपको 6 महीने के लिए कारावास कर सकता है और दंड भी दे सकता है। यह न केवल अपनी बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण की अवमानना के लिए भी दंड दे सकता है। यानी कि ये केवल सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए ही नहीं, आप हाई कोर्ट की भी अवमानना करेंगे तब भी आपको दंड मिल सकता है, आप जिला न्यायालय की भी अवमानना करेंगे तब भी मिल सकता है, आप ट्रिब्यूनल की, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल की भी करेंगे तब भी आपको दंड मिल सकता है। यानी कि तीनों के मामलों में दंड मिल सकता है न्यायिक अवमानना करने पर, ध्यान रखिएगा। एक में न्यायिक अवमानना कंप्लीट टॉपिक सी लाऊंगा जिस पर बात करूंगा कि न्यायिक अवमानना क्या है, इसकी चुनौतियां या क्या कैसा है, ये सभी चीज़ों पर बात करूंगा। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक से, इसलिए इस पर बात डीप में करूंगा आगे। यह न केवल अपने बल्कि पूरे देश के लिए हमने देख लिया। अवमानना दीवानी आपराधिक हो सकती है। अवमानना किसी भी संबंधित में हो सकती है कि दीवानी मामले से संबंधित कर सकते हैं, यानी कि बिना मारपीट वाला मामला, आपराधिक मामला यानी कि मारपीट वाला मामला। दीवानी अवमानना का आशय किसी भी निर्णय, आदेश, रिट या न्यायालय की अन्य प्रक्रियाओं की जानबूझ करके अवज्ञा करना। जैसे कोई निर्णय दिया उसको आपको जानबूझ करके नहीं मान रहे हैं, न्यायालय को दिए वचन पत्र में जानबूझ करके उसका उल्लंघन करने से है। आपराधिक अवमानना का आशय है किसी भी न्यायालय या प्रशासन में का ऐसा कोई कार्य करना जो किसी न्यायालय के प्राधिकार को बदनाम करता हो या उसके कम करता हो, या न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करता हो, किसी भी तरह से न्याय के प्रशासन में बाधा या डालता हो या हस्तक्षेप करता हो, वो आपराधिक अवमानना कहलाएगी। तो अवमानना भी 2 प्रकार की, दीवानी अवमानना और आपराधिक अवमानना। तो आप अवमानना नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। यदि अवमानना करोगे तो वो आपको दंड देगा, सभी मामलों में देगा। ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए जो आप यहाँ कर रहे हैं या तो मेंस या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। मैं ये थोड़ी सी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी चीज़ें आपको मालूम होगी न्यायालय के कार्य, ये करता क्या क्या है, तब इसकी चुनौतियाँ क्या है वो समझने में आपको सहायता होगी। अब हम थोड़े से न्यायिक समीक्षा देखते हैं, तो वैसे भी मेंस का टॉपिक से। अभी मैं आपको कुछ दिन बाद लाऊंगा न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण, इसके बारे में भी देखेंगे।
देखो, उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्यों के कानूनों और किसी भी कार्यकारी आदेश को शून्य या अमान्य घोषित करने की शक्ति है, किया जा सकता है यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। यानी कि संविधान में जो बात लिखी है, यदि उसका कोई कानून उल्लंघन कर रहा है तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय समाप्त कर सकता है, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा किया गया है, जैसे कि एनजेक का मामला देख लो। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये पारित किया गया था, इसको उसने क्या कह दिया, असंवैधानिक घोषित दे दिया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यह निम्नलिखित 3 अधिकारों पर किया जा सकता है यदि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो, यानी कि भाग 3 का करते हो संविधान की, यदि वे प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे हो, जिसने इन्हें बनाया है, ठीक है ना, उसके विरुद्ध हो, यदि वे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हो। संविधान में न्यायिक समीक्षा पद का उल्लेख नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी ये करता है। इसको शक्ति अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 32 से इसके लिए मिलती है, ठीक है ना, मूल अधिकारों की समीक्षा। और इसके बाद आप जानते हैं केशवानंद भारतीवाद के बाद बुनियादी ढांचे का कंसेप्ट, ठीक है, ये भी एक दिन मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, बुनियादी ढांचा और संवैधानिक संशोधन, ये 2 टॉपिक्स एक साथ लाऊंगा, ये एकदम मेंस के इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। तो बुनियादी ढांचे का यदि कोई भी संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन करता है तो वह असंवैधानिक या शून्य करार दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। अब एक अधिकार है पुनरीक्षण या संशोधन क्षेत्राधिकार। पुनरीक्षण का अधिकार भी है, जैसे उच्चतम न्यायालय के पास अपने निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है, जैसे कि पहले जो निर्णय दिया है उसको बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो सज्जन सहवाद में या जो शंकरी प्रसाद वाद में जो निर्णय दिया, इनको पलट करके केशवानंद भारती में पलट दिया ना, तो ऐसे ही केशवानंद भारती में पलट दिया, तो ऐसे ही वो अपने निर्णय की पूर्व समीक्षा कर सकता है कि जो उसने निर्णय दिया था वो सही था या नहीं था, और वो उसको बदल भी सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करने के आधार पर संसद द्वारा बनाए गए कानून या उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं बनाए गए नियमों के माध्यम से सीमित किया जा सकता है, यानी कि दोनों के किया जा सकता है। यानी कि इस मामले में वो, जैसे कि उसने पहले संसद के लिए भी कोई निर्देश दे दिया था, उस मामले में भी बदल सकता है, अपने लिए भी वो उस चीज को बदल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कानून में परिवर्तन कर सकता है वो चाहे तो। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के लिए दायर याचिका को समीक्षा याचिका कहा जाता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, ठीक है, इसने निर्णय दिया, और मान लीजिए आपको वो निर्णय पसंद नहीं आया और आपने फिर से याचिका दे दिया कि एक बार न्यायालय आप अपनी बात पर पुनः विचार करो, तो ऐसी जो याचिका होती है इसे हम न्यायिक याचिका कहते हैं, न्यायिक याचिका की संज्ञा देते हैं। तो ये न्यायिक याचिका क्या होती है, जब आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के लिए ही याचिका दायर करें तो उसे न्यायिक याचिका कहते हैं। इस टाइप से थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा जाता है, जबकि द्वितीय समीक्षा याचिका को उपचारात्मक याचिका की या क्यूरेटिव याचिका कहा जाता है। यानी कि एक बार आपने कर दिया लेकिन आपको फिर से लग रहा है कि नहीं फिर गलत दिया है तो फिर करें, तो उसे क्यूरेटिव याचिका या उपचारात्मक याचिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो याचिका है, इसके अलावा अन्य शक्तियां भी न्यायालय के पास हैं, और वो महत्वपूर्ण शक्तियां ये हैं कि विधि का शीर्ष न्यायालय है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, यानी कि संविधान का गार्डियन है। इसका कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, यानी कि इसके आदेश पर पूरे देश में लागू होते हैं, और ये सभी सिविल और न्यायिक को उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करना है। अन्य न्यायालयों पर यह नियंत्रण भी रखता है, जैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। आचरण की समीक्षा करता, जांच करता है, यह राष्ट्रपति द्वारा किए गए संदर्भ में राष्ट्रपति ने सही आचरण किया है। यूपीएससी के अध्यक्ष ने के सदस्यों के आचरण व्यवहार की जांच करता है, यदि वह उन्हें कदाचार का दोषी पाता है। भाई जैसे कि मान लो ये है, सरकार एक आरोप लगाती है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है इसने किसी कदाचार किया है, कुछ भी गलत काम किया है, तो इसकी जांच कौन करेगा? केंद्र सरकार ये बात कहती है, तो जांच कौन करेगा? ये जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है।
तो ये बात कहने को बहुत कह रहा है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति ने गलत किया है ऐसा सरकार कहे तो कौन करेगा जांच? तो सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा। ये वाली बात है यहाँ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो ये कार्य भी करता है, यानी कि आचरण की जांच करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष की, राष्ट्रपति के द्वारा आचरण की जांच करता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, यानी कि उसे माननी ही पड़ती है कि ये गलत है, ये सही है। पूर्ण न्याय अनुच्छेद 142 की बात आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं कंप्लीट आपको लाऊंगा। यानी कि देखो, यहां से मैंने दो बातें बताया। एक तो मैं न्यायिक अवमानना के बारे में एक कंप्लीट बात करूंगा आपसे, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग न्याय की अवमानना भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक मैं बात करूंगा आपसे यहां पूर्ण न्याय के संदर्भ में। पूर्ण न्याय के बाद में आपको न्यायिक सक्रियता की बात करूंगा यहां, है ना, न्यायिक अतिक्रमण की बात करूंगा। तो ऐसे अन्य मुद्दे भी होंगे जिनकी अभी मैं आगे परिचर्चा करूंगा, क्योंकि ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्ण न्याय या ऐसी आदेश को पारित करना, डिक्री का मतलब आदेश ही होता है करना, या ऐसा आदेश दे सकता है जिसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। पूर्ण न्याय का मतलब ऐसा कि कोई कंपनी है, उसमें कुछ बच्चे काम कर रहे हैं और इन बच्चों के शोषण हो रहा है, तो न्यायालय सीधा आदेश दे सकता है, इस कंपनी पर जुर्माना लगा सकता है, इस पर जुर्माना लगा सकता है और उन बच्चों को मुक्त कर सकता है, मुक्त करिए इन्हें और इन्हें पैसे भी दीजिए, ऐसा। तो ये हुआ पूर्ण न्याय, यानी कि बच्चों के शोषण को रोकने हेतु, ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण न्याय भी कर सकता है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि क्या क्या कर सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक आधार देखा और इसके कार्य देखा। अब हम लोगों को पढ़ना है महत्वपूर्ण कि जो न्यायालय है भारतीय न्यायपालिका में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मेंस के, और यहीं से अब स्टार्ट हो रहा है। पढ़ना था तो इससे पहले कुछ बातों को जानना बहुत महत्वपूर्ण था कि उसके उच्चतम न्यायालय क्या है, उसके कार्य क्या हैं, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, कि संविधान में कहाँ वर्णन है। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक इसका वर्णन है, आप ये देख रहे हैं। आप ये भी इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हैं जब स्टार्ट करना है कि संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक जो बात मैं कह रहा हूं ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमने न्यायालय की अवधारणा को अपनाया है। तो ये भी आपसे प्रीलिम से पूछ लेगा। केंद्रीय कानूनों और राज्य कानूनों दोनों को लागू करवाने का अधिकार इसके पास है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में और तथ्य देख लिए, कुछ तथ्यों के बारे में देखा, इसके कार्यों के बारे में समझा। ठीक है, अब हम लोग इसके पढ़ेंगे भारतीय न्यायपालिका में चुनौतियां या समस्या मुद्दे। इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं।